एक इस राष्ट्रीय वेबिनार के द्वारा हमारे जो मुख्य वक्ता हैं इस वेबिनार के, इस राष्ट्रीय वेबिनार के, वो उच्च कोटि के मार्गदर्शक हैं। जैसे कि जो हमारे प्रथम मुख्य वक्ता हैं, मुख्य मार्गदर्शक हैं इस वेबिनार के, उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। वो जेएनयू जैसी विश्वविख्यात संस्था के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम सिंह। और डॉक्टर विक्रम सिंह का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर विक्रम सिंह। जो हमारे थैंक यू दूसरे मुख्य वक्ता हैं वो हैं नवयोग ग्राम जैसी प्रख्यात संस्था के संस्थापक और वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवदीप जोशी। डॉक्टर नवदीप जोशी जी, ठीक है, उनका भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के डीन सर और बहुआयामी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर संदीप कुमार चौधरी जी का, कि वो हमें अपने विचारों से कृतार्थ करें। सभी को मेरा नमस्कार एंड जय हिंद। जैसा कि अभी मयंक भारद्वाज जी ने बताया, सर्वप्रथम मैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, सभी की तरफ से सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देन आई वेलकम द एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएनयू विश्वविद्यालय से। और अभी दूसरे स्पीकर जो हमारे साथ एमिनेंट स्पीकर जुड़ेंगे डॉक्टर नवदीप जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े। शारीरिक शिक्षा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय लगातार ऐसे वेबिनार करता रहता है। अभी की परिस्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए ये तय किया गया कि अभी कुछ योग के ऊपर एक वेबिनार किया जाए, जिसका शीर्षक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया। अभी हम सब लोग देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो आत्मनिर्भर भारत जब ही बनेगा जब हम लोग सबसे पहले, जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा देश है, उसके अंदर जो भी सिटीजन्स हैं, अगर उनके अंदर ये क्षमता है, उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि वो किसी भी काम को बढ़कर आगे आ सकें और हर चुनौती के लिए तैयार रहें। इस परिस्थिति में इस चुनौती को लेने के लिए सबसे पहले हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब अगर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की हम बात करते हैं तो हमारे पास, जहां तक मैं समझता हूं कि दो ही ऑप्शन है। वन इज फिजिकल एक्सरसाइज एंड सेकंड वन इज द योगिक एक्सरसाइज। अगर हम दोनों के प्रोसीजर को देखें और जानें तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ कहीं ना कहीं वी हैव सम लिमिटेशंस, वी हैव सम रेस्ट्रिक्शंस, एज के साथ है, जेंडर के साथ है, बट एज आई नो योगिक एक्सरसाइज कैन डन बाय एवरीवन। वो किसी भी एज का व्यक्ति हो, किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, सब लोग अपनी इंटेंसिटी और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको पूरा कर सकते हैं। इस परिस्थिति में अभी योग के ऊपर, जैसा मयंक जी बता रहे थे, इन फ्यूचर अभी हमारे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत अच्छे से आगे बहुत सारी बातें करेंगे। भारतवर्ष में आप देखेंगे कि दो तरह की पॉपुलेशन है। एक वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी ऐसी टेंशन्स उनके दिमाग में, हाइपर टेंशन है जिसको लेकर ग्रसित हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सब में कहीं ना कहीं हम लोग फंसे हुए हैं और किसी ना किसी मेडिसिन के
थ्रू हम अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड फैक्टर वो है जो हमारा युवा वर्ग है, जो देश का लगभग 20% आबादी को लेकर चलता है। अभी की सिचुएशन को देखते हुए हमारा युवा वर्ग कहीं ना कहीं सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को लेकर फिटनेस की तरफ उतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, और जो कहीं ना कहीं डायबिटीज, ओबेसिटी और इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं कभी भी इस ग्रुप के साथ भी हो सकती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोगों को आइदर इन द फॉर्म ऑफ योगिक एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज और योगिक एक्सरसाइज ओनली, फिटनेस के लिए कम से कम डेली 1 घंटा हमें समय देना चाहिए। किसी ना किसी सिचुएशन में हम अपने लिए ऐसा समय दें। भारतवर्ष के हम निवासी हैं। भारतवर्ष में हम लोग आदि युग से योग को जानते हैं, और एक से एक बड़े योग पुरुष हमारे यहाँ हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो वैश्विक स्तर पर योग की पहचान हमारे देश को, भारतवर्ष को मिली है, उसके लिए हम भारत सरकार और विशेषतः हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को मना रहे हैं। और पहले ही प्रपोजल के अंदर 170 लगभग 170 कंट्रीज ने इस प्रपोजल को माना, और हम लगातार अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करते रहते हैं। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अभी जो हमारे प्रथम स्पीकर होंगे डॉक्टर विक्रम सिंह जी, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you. I express my gratitude and thankfulness to the organizers of today's webinar, online webinar. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने स्थानों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने कार्यस्थलों पर सुरक्षित होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, और आप सभी विटनेस हैं हमारे समाज में होने वाले इस परिवर्तन के। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सभी सरकारें, सभी इंडिविजुअल, सभी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सभी साइंटिस्ट भी हमारे उसमें लगे हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर के वर्कर, सभी अपना अपना प्रयास अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं कोरोना लॉकडाउन या कोरोना को कंट्रोल में करने का, कोविड-19 डिजीज की वैक्सीन ढूंढने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सभी जितने भी प्रयास हैं, हर व्यक्ति अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपने अपने थिंकिंग लेवल को ध्यान में रखते हुए, अपने अपने स्किल लेवल के अनुसार ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल भी बहुत सारे प्रयास करने में लगे हुए हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल योग और नेचुरोपैथी का आता है। तो आज का जो हमारा विषय है, उसके लिए मैं फॉर्मली बाय नेम थैंक्स करना चाहूंगा, and kindly give me some time so that I can share my PowerPoint slide with you. IT टीम से निवेदन है, कृपया कंफर्म करें कि आप मेरी स्लाइड्स को देख पा रहे हैं क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि आप देख पा रहे होंगे। आ रही है सर, I आ रही है आप? extend जी, धन्यवाद। I extend a formal thanks to the patrons, Dr. VP Singh, Vice Chancellor of the University, organizers of the University, and various other stakeholders, and my special thanks to Dr. Navdeep Joshi ji और मयंक भारद्वाज जी कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने साथ काम करने की कुछ क्षणों के लिए। So as assigned to me, the today's topic of presentation will be contribution of yoga and naturopathy in the building of self-reliant India. हम और आप आज की डेट में देख रहे हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई, बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए हैं हमारे समाज के अंदर। पॉलिटिकल चीज़ों को अगर हम एक तरफ रख दें, तो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए
जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। देखिए, क्रिटिसिज्म सब जगह चलता रहता है, लेकिन क्रिटिसिज्म यदि पॉजिटिव हो तो वो ज्यादा लाभदायक होता है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म से किसी को फायदा नहीं होता, ना करने वाले को और ना सुनने वाले को। तो जितने भी हमारे आज की डेट में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको हम एक साथ क्लब भी कर सकते हैं, और देखें तो अलग अलग तरह से भी उनको हम बाइफरकेट कर सकते हैं। मेरा जो फोकस पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आज का जो यूथ है, जो थोड़ा सा अपने आप को इन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के सामने असहाय सा महसूस करने लगा, अनुभव करने लगा है, उनको थोड़ा सा जागरूक करने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा जितने भी ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, कोचेस हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक प्रकाश डालूंगा, एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिनको हम ले सकते हैं, जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, जिनके ऊपर और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारी हर्डल्स हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने फ्रेम किए हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि ये केवल अब फिटनेस इंडस्ट्री नहीं रह गया। आपने देखा होगा जैसे जैसे ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ है या कोरोना बीमारी फैली है, केवल एक सेक्टर काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, एक इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल साइंटिस्ट ही काम कर रहे हैं या केवल मेडिकल डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। इसमें हर तरह की पॉलिसी मेकर्स, हर तरह की आईटी के लोग भी काम कर रहे हैं, हर तरह की गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, आयुष मंत्रालय, नियोस, इग्नोव। कुछ एजेंसीज का काम अवेयरनेस क्रिएट करना है, कुछ एजेंसीज का काम ट्रीटमेंट ढूंढना है, कुछ एजेंसीज का काम वैक्सीनेशन करना है, कुछ एजेंसीज का काम केवल यही है कि वो सही और गलत की जानकारी देकर आपको मिथ बस्टिंग और मिसकंसेप्शंस को दूर करने का कार्य कर रही है। तो हम सारे के सारे, जिसे कहते हैं वासुदेवाय कुटुंबकम की दृष्टि से यदि देखा जाए, तो कोरोना ने हम सबको एक साथ लाके खड़ा कर दिया। एक प्लेटफॉर्म पे हम सभी हैं, चाहे हम किसी भी भाषी, कोई भी गोरे काले का यहाँ भेदभाव नहीं रहा, किसी भी तरह का जाति पाति का यहाँ भेदभाव नहीं रहा। सबके स्वास्थ्य के लिए हम सभी एक साथ प्रयासरत हो गए, पूरी मानवता के लिए। अब एक चीज और देखिए कि यहाँ नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं रहा। मतलब ये कि पहले चाइना को कोसने लगे हम, लेकिन धीरे धीरे हमने सोचा कि किसी को कोसने से अच्छा है कि पहले उसका इलाज ढूंढ लिया जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो आप देख रहे हैं फोकस किस तरह से एक पर्टिकुलर विंडिक्टिव अप्रोच से या एक पर्टिकुलर बायस्ड अप्रोच से हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव क्योर और कलेक्टिव वैक्सीनेशन फाइंड करने की तरफ हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके साथ मैं बात करता हूं, वो ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी पॉजिटिविटी का, हमारी विचारधारा का। क्योंकि योग, नेचुरोपैथी दोनों की दोनों बहुत ही पॉजिटिव साइंसेस हैं। साइंस के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती अपनी अप्रोच में। बाकी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से लेता है और किस तरह से इसे अप्लाई करता है। दूसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि आयुष मंत्रालय या टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसको मेडिकल टूरिज्म भी कह देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन योगा एसोसिएशन, एनएसडीसी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं, इस प्रकार की जितनी भी हमारे देश में चलने वाली योजनाएं हैं जो हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं, और कुछ योजना ऐसी जो पहले भी हुआ करती थी लेकिन वो एक तरह से डोरमेंट थी, उनको इस समय एक्टिवेट किया गया। किसके लिए और क्यों किया गया है, उनका क्या मैंडेट है, उनके पीछे काम करने वाले लोगों की क्या मंशा है, और उनकी कार्यशैली में किसी तरह की ओवरलैपिंग है या नहीं है। एक का काम सिलेबस बनाना है तो दूसरे का इम्प्लीमेंटेशन है, तीसरे का मॉनिटरिंग है, तो चौथे का अवेयरनेस है, पांचवे का हो सकता है ट्रेनिंग अप्रोच हो। इन सभी डिफरेंसेस को और इन सभी के कलेक्टिव अप्रोच को हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा है कौन कौन सी करियर पाथ्स हैं ऐसी जो योग और नेचुरोपैथी में, एक्यूपेंचर में, होम्योपैथी में एक दूसरे के साथ क्रॉस करती हैं। यानी उनके बीच में यदि हम रिग्रेशन मॉडल की जैसे बात करते हैं तो उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह की एसोसिएशन है, जिसको समझना आज के यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने खुद की एक पाथ,
अपने खुद का एक करियर जो है उसको बना सकें, समझा सकें। जैसे बहुत से बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स के साथ-साथ हम डिग्री कर सकते हैं क्या? डुअल डिग्री प्रोग्राम हमारे देश में ही है क्या? क्या 3 वर्ष की डिग्री 4 वर्ष की डिग्री के बराबर मानी जाती है विदेशों में? मुझे मास्टर्स डिग्री के बाद सीधे योगा करना चाहिए, मुझे मास्टर्स डिग्री हिस्ट्री में करने के बाद पीएचडी में एडमिशन योग में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कौन-सी पाथ, किस बैकग्राउंड से आप हैं, किस तरह की पाथ आप आगे चाहते हैं और उसमें कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये कंपैरिजन करने की क्षमता हर व्यक्ति में, हर यूथ में होनी चाहिए, हर करियर काउंसलर के अंदर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं हेल्थ केयर स्किल सेक्टर काउंसिल। ये काउंसिल ऐसी है जिसके अंदर की बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आए हैं और एक प्रकार का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है, वर्केबल मॉडल जिसे हम कह देते हैं, केवल कागजों पे ही नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो इम्पीटस एक स्पेशल मिला है वो है वर्केबिलिटी, यानी आप परफॉर्म करिए, परफॉर्म और पेरिश। यदि आप परफॉर्म नहीं करते, यदि आपके रिजल्ट नहीं है, यदि आपका पेपर वर्क अच्छा नहीं है, यदि आप उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोताही बरत रहे हैं, यदि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप हमारे लायक नहीं है, इस देश के लायक नहीं है, आप गौण हो जाएंगे। खुद ब खुद आप देखेंगे कि किस तरह से इसका सिलेबस कुरिकुलम बनाया जाता है, इसके ऊपर, इसके अंदर किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन काम कर रहा है, यानी कि आपको एक प्रकार का एक मॉडल दिया गया है कि हमें इस तरह के यूथ चाहिए, इस तरह का स्किल चाहिए। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसका अपने आप सिलेबस बनाइए, उसकी पब्लिसिटी करिए, उसके अंदर बच्चों की काउंसलिंग करिए, उसके अंदर बच्चों की प्लेसमेंट करिए। और ये स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको बच्चों को स्किल ओरिएंटेड बनाना है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना है, ताकि वो खुद ब खुद अपने स्किल्स को डेवलप करके इंडस्ट्री ओरिएंटेड करियर बना सकें और हमारे देश को, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी को आगे ले जा सकें। इसके अंदर सेवा भाव, एक योग में बड़ा एक वर्ड आता है, सेवा भाव के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया। और एनओएस का मतलब है नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। हमारे जितने भी यूथ हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं तो वहां इस शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। तो हमारा जो इस समय नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर जो पाठ्यक्रमों में बदलाव किए गए हैं, या जो आगे आने वाले समय में हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल या जितनी भी हमारी ओपन एजेंसीज हैं जो कोर्सेज कराती हैं, जो वो बदलाव करेंगी वो इन नेशनल ऑक्यूपेशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स के आधार पर करेंगी। इससे क्या होगा, हमारी डिग्री की वैल्यू और हमारे समय की बचत होगी। एक बहुत अच्छी पहल है, ऑन पेपर बहुत अच्छी है, लेकिन आगे आने वाला समय बताएगा कि कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन से क्या क्या सुधार आता है। इसी के साथ साथ जुड़े हुए हमारे क्वालिफिकेशन पैक्स। क्वालिफिकेशन पैक का तात्पर्य है एज ए योगा टीचर, एज ए नेचुरोपैथिस्ट, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट या एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट, आप किस तरह से किस सेक्टर में काम कर सकते हैं, किस तरह से आप आत्मनिर्भर स्वयं भी हो सकते हैं, दूसरों को भी आत्मनिर्भर कर सकते हैं। और आखिरी जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्किल्स, जो कि हमारे सॉफ्ट स्किल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर नवदीप जोशी ज्यादा प्रकाश डालेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दूंगा कि कौन कौन से ऐसे स्किल हैं जो हमारे प्रोफेशन में एज ए प्रोफेशनल, एज ए काउंसलर, एज ए फ्रीलांसर, एज ए कंसल्टेंट हमें चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी जितनी जो भी है वो किस किस सेक्टर के अंदर है और किस किस क्वांटिटी में, किस किस जगह पर, किस पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट, किस तरह के लाइफ स्किल, किस तरह के टाइम मैनेजमेंट स्किल की रिक्वायरमेंट है, उनका एक ओवरव्यू मैं दूंगा। बाकी डिटेल आप अगले वक्ता से सुने। तो ये वो 5 कोर स्किल्स हैं जिसके ऊपर मैं अक्सर अपने प्रेजेंटेशन में फोकस करता हूं, और मैं समझता हूं कि हर विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार की काउंसलिंग या किसी भी प्रकार का कोर्स यदि आप चला रहे हैं तो प्लीज अपने करिकुलम के अंदर, हर अपने यूनिट के अंदर, अपने हर प्रकार के वक्तव्य के अंदर इन 5 स्किल्स का जिक्र जरूर करिए। ये मेरा निवेदन टीचर से है, टीचर एजुकेटर से है, रिसर्च स्कॉलर से हैं जो क्लासेस लेते हैं, या जो अपनी थीसिस लिखने के लिए या अपनी डिसर्टेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं। सबसे पहला जो स्किल आता है वो आता है अपना कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है, यानी कोई वर्बल कम्युनिकेशन है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आप किताब लिख रहे हैं तो वहां भाषा अलग प्रयोग हो रही है, यदि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहां कम्युनिकेशन अलग प्रकार से आप कर रहे हैं, यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपका अलग कम्युनिकेशन है, यदि आप बहुत बड़े कोई विद्वान हैं, आप किसी चेयर में बैठे हैं, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कोई मंत्री हैं, आप कोई खेल मंत्री हैं, तो हर जगह आपका कम्युनिकेशन का एक लेवल होता है, आपकी एक टोन और टेनर होती है, आपका एक कंपोजिशन होता है, आपका एक डिस्पोजिशन होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इस कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडेंटिफाई करना कि हम कहाँ पर, किस पोजीशन में, किस जगह पर क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं,
और हम क्या देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसको सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत मोटे-मोटे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तभी हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कई लोगों का काम क्या होता है कि केवल इंप्रेशन छोड़ना, कि मेरा इंप्रेशन ऐसा पड़ जाए कि लोग ये समझे भाई ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी है, ये तो अंग्रेजी बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेजी बोलने से आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग तब समझा जाएगा, हिंदी बोलने से आपका कम्युनिकेशन कम समझा जाएगा। आप अपनी बात को उस पर्टिकुलर परिस्थिति से संबंध रखते हुए किस तरह से कन्वे कर पाएंगे और दूसरे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझकर आप किस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्किल। अब जो ये जो वेबिनार आप अटेंड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बोर हो गए होंगे बहुत ज्यादा वेबिनार अटेंड कर करके। हम भी परेशान हो गए वेबिनार दे दे के और अटेंड कर करके। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे बीएससी, एमएससी, एमपीएड, पीएचडी में इतनी डिग्री में इतनी ज्ञान नहीं लिया जितना ये 7 महीने के लॉकडाउन में हमने ले लिया। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आईटी स्किल बड़े पुअर होंगे, बड़े लोअर होंगे। तो कम से कम मैं अपने और अपने साथियों की बात करूं यदि, तो मैं जिससे भी बात करता हूं वो ये बात जरूर कहते हैं कि भाई आज की डेट में हमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हमें चलाना आ गया। हमें ये पता लग गया कौन सी ऐप बढ़िया है, कौन सी ऐप नहीं अच्छी, किसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ब्रॉडकास्टिंग ऐप है। तो एवरी डे इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस इफ यू आर क्लोज टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। सोशल मीडिया भी इसमें आता है, कौन सी खबर असली है, कौन सी नकली है, कौन सा वीडियो अधूरा है, कौन सा वीडियो एडिटेड है। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज यदि आप अपने पास रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। यानी कि कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशंस कैसे आप कर सकते हैं, अपना समय कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर में दीप जी बताएंगे। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। फिर आते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। देखिए जैसे फर्स्ट एड में कहा जाता है ना कि सबसे पहले हवाई जहाज में यदि आपने ट्रेवल किया हो, सबसे पहले अपना मास्क लगाइए, अपनी जान बचाइए, उसके बाद अपने साथ में बैठे लोगों की मदद कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल है वो ये स्किल कहता है कि सबसे पहले आपको खुद सेल्फ रिलायंट, खुद आत्मनिर्भर बनना है, खुद अपने डायरेक्शन को, अपनी पोजीशन को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। उससे जुड़े हुए जितने भी आपके प्रेजेंटेशन से लेके, आपके प्रपोजल से लेके, आपके रिटर्न स्किल से लेके, और उसके बाद आपकी नेटवर्किंग, उसके बाद आपकी प्रेजेंस कितनी है मार्केट के अंदर, आपके मार्केटिंग स्किल, ये सारे के सारे जो स्किल हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। यदि आप 10वीं पास, 12वीं पास भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर कम से कम जिनकी क्वालिफिकेशन 10 से 12वीं पास नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बड़ा नाम किया है अपना। जैसे आप सचिन तेंदुलकर का यदि नाम ले रहे, तो वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं रहे ना, उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री रही, लेकिन उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स के माध्यम से या किसी भी ऐसे सक्सेसफुल कोचिंग स्कीम के माध्यम से या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, चाहे कोई भी आपके आसपास इंडस्ट्रियल कोई टाइकॉन है, उन सब ने अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे कुछ भी अचीव नहीं किया है। केवल क्वालिफिकेशन के आधार पे उनके अंदर जो दूसरे स्किल्स रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज रही हैं, लोगों को नेटवर्क करना, लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना सिखाना, किस एक एम्प्लॉय को किस जगह पर स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल, राउंड पेग इन राउंड होल की जो पॉलिसी है, आपस में एक दूसरे के बीच में समय नष्ट करने की प्रवृत्ति को खत्म कर देना, एक रोल, एक मॉडल प्रेजेंट कर देना, ये सारे एंटरप्रेन्योर स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। और आखिरी स्किल है ग्रीन स्किल्स। खासकर दिल्ली वालों के लिए मैं फोकस करूंगा, दिल्ली, हरियाणा, जहां आज की डेट में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। जब तक हम इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को लेकर साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम कितनी प्रोग्रेस कर लें। आज की डेट में आप देखिए चाइना ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, लेकिन वहां पर भी लोगों का दम घुटने लगा, वहां उन्होंने ऑक्सीजन चैम्बर खोल दिए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि जहां पर इंडस्ट्री ने और एंटरप्रेन्योर स्किल्स ने और जितना कम्युनिकेशन, जितनी आईटी, जहां जितनी ग्रोथ हुई है, वहां पर साथ साथ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो है वो फ्री में मिला है, बाय वन गेट टू फ्री। इस तरह की पॉलिसी अगर हम नहीं अडॉप्ट करते, अगर हम उसको नहीं इम्प्लीमेंट करते, तो आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का ब्लीक होगा। वही हमसे पूछेंगे कि जी आपने सब कुछ दिया हमें, लेकिन ढंग से ऑक्सीजन तो दे नहीं पाए। अब हम आते हैं योग और नेचुरोपैथी के ऊपर। क्यों जरूरी है या क्यों महत्वपूर्ण है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, थोड़ा सा अवेयरनेस मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी है। ये ना केवल फैली मैग्नीट्यूड में, बल्कि क्वालिटी और क्वांटिटी में भी फैली है।
दिल्ली एनसीआर की यदि बात करें या बड़े बिग सिटीज की बात करें, जहाँ या छोटे सिटीज की भी यदि हम बात करें, टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करें, तो वहां पे जनसंख्या की डेंसिटी तो बढ़ी ही है, साथ साथ लोगों में अवेयरनेस भी बहुत बढ़ी है। तो ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ये समस्या नहीं है हमारे लिए। ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम पॉजिटिवली सोचें तो ये हमारे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है। अब ये डिपेंड हमारी पॉलिसीज के ऊपर पड़ेगा, हमारी अप्रोच के ऊपर पड़ेगा कि हम इस पॉपुलेशन का यूज कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति, इवन के विकलांग भी हमारे बहुत यूजफुल हैं। आईटी इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जो आप देखेंगे, जो डेस्क जॉब है उसके अंदर, जहां मल्टीटास्किंग की बात करें, वहां फीमेल्स और जो फिजिकली चैलेंज पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये शोध बताता है। तो हर तरह की पॉपुलेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो एक एसेट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हर तरह के लोग, जिन्होंने, आपने देखा होगा कई ऐसी संस्थाएं, कई ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको केवल महिलाएं चलाती हैं, जिसको केवल रूरल महिलाएं चलाती हैं। उत्तराखंड में ऐसे बहुत से गांव हैं, पूरा हथकरघा उद्योग जो है वो महिलाओं ने संभाल रखा है। इसी तरह से लोगों की इनकम यदि आप देखें, उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुई है। यानी कि अगर हम ग्रॉस इनकम देखें लोगों की, या जिसको हम कहते हैं जीडीपी का इनकम कंपोनेंट अगर हम देखें, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कह देते हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, अगर वो शहरों के आसपास हैं या उनको अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस आई है, तो जो भी लोकल उनकी इनकम है उसको उन्होंने इंक्रीज किया। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन उत्तराखंड चले गए और वहां पे फूल और सब्जियां उगा के उन्होंने बहुत सा पैसा कमा लिया। ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऐसा नहीं, एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ किया। डाइटरी हैबिट्स लोगों की बहुत खराब हुई हैं, ये हम सभी जानते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बेशक अवेयरनेस है, जानकारी है, लेकिन लोगों को डाइटरी हैबिट्स की समस्याएं बहुत ज्यादा है, ओवरवेट की समस्याएं बहुत ज्यादा है, कैंसर बहुत अधिक फैल रहा है, डायबिटिक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो योग और हेल्थ केयर इंडस्ट्री, या जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और आगे आने वाले समय में भी ये होगी। ऐसा नहीं है कि भी मेडिकल डॉक्टर जो है वो केवल दवाई देने में बिलीव करते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स ये भी कहते हैं साथ साथ आपको कि भाई आप योग करिए, आप डाइटरी हैबिट्स को सुधारिए अपना, वरना दवाई काम नहीं करेगी। दवाई के ऊपर कितनी देर तक काम करते रहेंगे आप, कितनी देर तक निर्भर रहेंगे? अंत में ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको फिर डाइट न्यूट्रिशन पे ही ध्यान देना है, फिर भी मेडिसिन ही लेनी। तो इससे पहले ही अपना वजन कम कर लो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है रैपिड अर्बनाइजेशन। आपने देखा हमारे गांव से बढ़ते जा रहे हैं, जमीन जो है वो ऑक्यूपाई होती जा रही है। बिल्डिंग जो है पहले चौड़ाई में होती थी, अब जो है हाइट में होने लगी। इतना टाइट हो गया है कि भाई हमें सड़कें बनाने के लिए बिल्डिंग्स को तोड़ना पड़ रहा है। ये प्लानिंग पहले नहीं थी, लेकिन अब प्लानिंग आज की डेट में करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स को तो जगह चाहिए ना। टॉप प्रायोरिटी हमारे लिए ना एनिमल्स है, ना बर्ड्स है, ना हमारे लिए हमारा एनवायरनमेंट है। टॉप प्रायोरिटी ह्यूमन बींग है। लेकिन ह्यूमन बींग अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम को साथ साथ लेके नहीं जाएंगे। ये जो लोग अर्बन विलेजेस में, सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं, वहां देखिए आप कितनी समस्याएं हैं। तो ये जो योग है, नेचुरोपैथी है, इन सारी बीमारियां जो कि हमारी पॉपुलेशन से, इनकम ग्रोथ की वजह से, डाइटरी हैबिट्स की वजह से, लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ रही हैं, उनके चलते योग की महत्ता और अधिक हो जाती है, नेचुरोपैथी की महत्ता और अधिक हो जाती है। हालांकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में एक छोटा डॉक्टर है। हर व्यक्ति घर में सलाह लेके बैठा हुआ है कि भाई ये खा लो, ये खा लो, ऐसे कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो। लेकिन फिर भी मिथ बस्टिंग का जो जिम्मेवारी है, जो लोग इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, अगर वो स्किल्ड होंगे तो वो कम से कम इस तरह के जो फ्रीलांसर हैं, जो या जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, उनको कम से कम ज्ञान ही दे सकते हैं, सही टेक्निक ही बता सकते हैं कि एक प्रकार का इलाज जो हर व्यक्ति के ऊपर नहीं हो सकता, एक दवाई हर व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। तो ये कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको BWSS नाम की एक संस्था है उसके मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। जैसे कि उनका अभी जो जून का एक न्यूज़लेटर आया है, BWSS नाम की एक संस्था है जिसको हम कहते हैं ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल सेक्टर, ब्यूटी एंड वेलनेस स्किल सेक्टर। इसके अंदर जो मोस्टली फोकस है, बहुत बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं अभी आपसे को दिखाऊंगा किस तरह के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कैंपेनिंग कर रहे हैं। वंदना लुथरा हैं, या बाकी के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इवन बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री टाइकॉन्स भी जुड़े हुए हैं। उनका जो फोकस है वो हाल फिलहाल में वुमेन और यूथ के ऊपर ज्यादा है। वो ये कहते हैं कि यदि हम इनको एम्पावर कर दें, इनको स्किल्ड कर दें, जैसे ब्यूटी एंड सैलून में, वेट मैनेजमेंट में रिजुविनेशन कैसे किया जाए, योगा कैसे कराया जाए, कैसे किया जाए, उसके क्या प्रोटोकॉल है, उससे संबंधित कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं, फिटनेस कैसे, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, अल्टरनेटिव थेरेपी में क्या क्या है, प्रोडक्ट सेल्स जो है उसको हम कैसे करें। जैसा आप देख रहे होंगे, ओवर द काउंटर जितने भी हमारे योगा के प्रोडक्ट है, वो भी 1 करोड़ रुपए की, करोड़ अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है, इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी।
तो उनका ये मानना है कि यदि हम वुमेन और यूथ के ऊपर फोकस करें तो ये जो सेक्टर है ये और ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर सकता है, हमारी सोसाइटी कम्युनिटी और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकती है। ये कुछ आंकड़े हैं उन्होंने कहा कि ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री जो है भारत में, उसका CAGR जो ग्रोथ रेट जिसको हम कह देते हैं, GR का मतलब ग्रोथ रेट 18.6% है। इस हिसाब से आप देखेंगे कि आज की डेट में यदि ये करोड़ों की इंडस्ट्री है तो आने वाले समय में अरबों डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। ये जो सेक्टर है ब्यूटी एंड वेलनेस का, ये एक एफ्लुएंट और मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो बूढ़ा ना हो, यदि वो बूढ़ा हो तो वो हेल्दी रहे, वो डिजीज फ्री रहे। केवल ज्यादा उम्र होना टारगेट नहीं है लोगों का, ज्यादा देर तक स्वस्थ रहना ही टारगेट बन गया लोगों का। हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत इंप्रूव कर रही है हमारे। इसी तरह से देयर इज एन इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक अप्रोच। किसी भी मेडिकल डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो होलिस्टिक अप्रोच बताता है। आयुष मंत्रालय भी होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, योग भी होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, नेचुरोपैथी भी कहती है कि होलिस्टिक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। इवन के जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर, वो भी होलिस्टिक अप्रोच करता है। आज की डेट में जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हमारे एसोसिएटेड हैं कोरोना लॉकडाउन में या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे होलिस्टिक अप्रोच को यूज करते हैं। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि बायोमेडिकल साइंस काम कर रही है, बायोमेडिकल साइंस के साथ हमारी IT इंडस्ट्री भी काम कर रही है। ये जितनी भी आप भारी भारी मशीन्स देखते हैं, पहले केवल MRI होता था या एक्सरे होता था, लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई है, ब्रेन वेव पैटर्न आ गए हैं, एक से एक बढ़िया जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे डेवलप हो गए हैं, जिसके माध्यम से आप एग्जैक्टली बीमारी का कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी एक प्रोसीजर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना, किस फ्रीक्वेंसी, कितने लेवल की कितनी रेडिएशन चाहिए, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे मोटिवेशन फैक्टर्स हैं कि किस तरह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ब्यूटी एंड वेलनेस की बात कर रहा हूँ मैं, ब्यूटी एंड वेलनेस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कि किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। रिजुविनेशन सेगमेंट जो है वो आज की डेट में हर व्यक्ति ये चाहता है। पहले क्या था कि भाई ऑपरेशन कराओ, अपना जो है फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, ऑपरेशन कराओ, ड्रग्स लो, स्टेरॉइड्स लो, और जो है आप अधिक देर तक यंग दिख सकते हैं, उसके बाद आप अधिक देर तक मॉडलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथी, योग और ऐसे अल्टरनेटिव हमारी थेरेपीज हैं जिनके माध्यम से आप अगर अडॉप्ट करें तो हमारे जो संस्कार है, हमारे जो हिस्ट्री है वो बताती है वैदिक पीरियड से आज तक कि लोग 100 120 140 साल तक भी जिए हैं और हेल्दी जिए हैं, फिट एंड फाइन जिए। तो इस तरह की जो होलिस्टिक अप्रोच है रिजुविनेशन की, उसको प्रमोट करने की बड़ी आवश्यकता है। और कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड्स के आंकड़े इन्होंने बताए हैं जिसके अंदर की ये रिक्वायरमेंट बताई गई है, कितनी रिक्वायरमेंट जो है 2022 तक, जैसा कि आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, ब्यूटी और जो सैलून सेगमेंट है हमारा, उसकी उसकी अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 21 लाख प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है 2022 तक। ब्यूटी प्रोडक्ट और काउंटर सेल्स के अंदर लगभग 18 लाख प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसी तरह से फिटनेस सेगमेंट के अंदर 1 करोड़ 10 लाख के करीब रिक्वायरमेंट हमारी 2022 तक आएगी। स्लिमिंग सेगमेंट यानी कि वेट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वेट रिडक्शन की यदि बात करें तो लगभग 40 लाख जो हमारे ट्रेंड स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। और रिजुविनेशन सेक्टर के अंदर जहां पर की होलिस्टिक अप्रोच की बड़ी आवश्यकता होती है, 2 करोड़ 10 लाख के करीब ये जो डाटा है हमारा रिसेंटली, ये प्रोग्नोज करता है कि इस तरह के लोगों की, इस तरह की वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट हमारे समय में आने वाली है। तो ऐसा हम कभी ना सोचें कि भाई मैं अकेला ही काम करूंगा। हम जब एज ए ग्रुप काम करते हैं, जब एक एज ए यूनिट काम करते हैं, या हम और लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, चाहे हमारी क्षमता पैसा इन्वेस्ट करने की है, चाहे हमारे पास प्रॉपर्टी है, स्पेस है उस फॉर्म में, या हमारे अंदर एबिलिटी है कि भाई हम एज ए फ्रीलांसर भी हम काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज की डेट में IIT दिल्ली के बच्चों ने चायोस शुरू किया। चायोस IIT दिल्ली का प्रोडक्ट है, तो वो तो इंजीनियर थे सारे के सारे, चाहते तो बहुत बढ़िया नौकरी कर सकते थे। ऐसे अब बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे कि जो लोग समाज के उत्थान के लिए वर्कफोर्स के टैलेंट और को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वयं भी आत्मनिर्भर होने की क्षमता रखते हैं और इसकी तरफ प्रयास करते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि आप अपने को लेवल को थोड़ा बढ़ाइए। ये जो देखिए उनकी सोच है ना पुराने समय की कि हम बाबू बन जाएंगे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे और हमें तनख्वाह आती रहेगी, इस सोच को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। समय लगेगा लेकिन हो सकता है लोग समझ जाए। तो ये जो एक्सपेंशन इसका जो है वो 2 टियर सिटीज, 2 टियर सिटी का मतलब होता है वो सिटीज जहां पर 50,000 तक की पॉपुलेशन होती है, उनकी भी इनकम में बहुत इंक्रीज हुआ है। जैसे आप देखें स्मार्ट सिटी बनने की बात हो रही थी, भोपाल है, इंदौर है,
हमारे साथ लगी हुई सैटेलाइट टाउन है जैसे गुड़गांव है, नोएडा है, इस तरह की जो सिटीज हैं जहाँ पर जनसंख्या 3 टियर सिटी वो होती है जहाँ पर की जनसंख्या जो है वो 1 लाख से ऊपर हो। अब आप यदि दिल्ली की बात करें तो यहाँ 1,70,000 1,70,00,000 लोग रहते हैं। 1,70,00,000 लोग केवल दिल्ली एनसीटी की बात कर रहा हूँ। यदि आप एनसीआर की पॉपुलेशन जोड़ दें तो लगभग 2.5 करोड़ लोग हैं। अब इनमें कितने लोग स्किल्ड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितने लोग क्षमता रखते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, इस सेक्टर की तरफ हमारा ध्यान, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन ब्यूटी। अब ये देखिए, ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे कि जब आप सर्टिफाई हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, तो इमीडिएटली उस स्किल को आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप उस स्किल को अप्लाई नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एट्रोफाई हो जाएगा, आपकी नॉलेज चली जाएगी, आप नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को अपस्किल करने की जो क्षमता है ये हमें बढ़ानी चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं जिसके लिए लोन की सुविधा अवेलेबल है और वो भी बड़ा इजीली और जो है कम किस्तों के ऊपर और सिंपल इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल है। ये जो जनरेशन है इसके अंदर 6,000 रुपए पर मंथ की जो है, अगर आप देखें एज ए फ्रीलांसर, एज ए कंसल्टेंट, ये अपॉर्चुनिटीज हमारी हैं। तो ये जो कुछ ऐसे एवरेज स्टेट वाइज सैलरी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जहां पर कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर की कुछ क्लासेस चलती हैं और वहां पर जो है ये लोग सक्सेसफुली कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर इस समय सबसे ज्यादा जो है 13,880 रुपए के करीब पर मंथ की इनकम जो है वहां लोगों की है। ये जो नागालैंड, त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, देखिए कितनी ज्यादा, वहां 17,207 रुपया जो है लगभग एवरेज वेज सैलरी जो है वो लोग ले रहे हैं इसी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर। 14,000 के करीब तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर बहुत पॉपुलर है ये। और इधर भी हमारे पंजाब के अंदर थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, यदि आप ये आंकड़ा देखें। दिल्ली के अंदर भी जो है पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लेकिन इसकी जो इनटेक है, इसका जो पॉपुलैरिटी है वो आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, आप देख सकते हैं इन स्टेटों के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़, जो हार्ड एरियाज है। देखिए आप एक चीज देखिए यहाँ ऑब्जर्व करिए कि जहां पर हार्ड एरियाज है वहां इनकम लोगों की ज्यादा है, जबकि होना उल्टा चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वहां लोगों ने इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया है, वहां की पब्लिक ने वहां इसको एक्सेप्ट किया है। यूं समझे कि उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। बट पॉजिटिवली सोचें यदि, तो ये बहुत अच्छा कदम है कि जिसके माध्यम से लोगों को एक मौका मिला। मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा था कि जितने भी हमारे ब्यूटी वेलनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से, चाहे योग और नेचुरोपैथी भी इसका कंपोनेंट है, मैं भी आपको एक कुछ टेबल दिखाऊंगा, उसके माध्यम से मैं बताऊंगा। 1 करोड़, अभी मैंने बताया 1 करोड़ 68 लाख और 86% लिटरेसी है। देखिए दिल्ली के अंदर लोग 86% जो है वो पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट है, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। और जहां पर लिटरेसी रेट हाई होता है वहां पर केवल स्किल्ड लोगों की डिमांड होती है। वहां ऐसे कोई हरा गरा तुखरा किसी के घर जाके सीधे सीधे योगा ट्रेनिंग या नेचुरोपैथी या कोई बात बताने नहीं लग जाएगा। उस व्यक्ति को पहले से ही नॉलेज है, उसको पता है, वो जानता है, वो जागरूक है। नोएडा के अंदर देखिए 6,37,000 लोग रहते हैं, 89% लिटरेसी है, दिल्ली की पॉपुलेशन से ज्यादा लिटरेसी है। इसी तरह से गुड़गांव में देखिए 9,77,000 लोग जो हैं वहां रहते हैं और लिटरेसी रेट 87% है। तो आप देख रहे हैं ये जो जितने भी दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए, मेरे पास केवल आंकड़े फिलहाल हैं, बाकी जगह के आंकड़े मेरे पास है नहीं। यहाँ लोगों की अवेयरनेस, लोगों की लिटरेसी, लोगों की नॉलेज ऑलरेडी हाई है। इससे हमें ये पता लगता है कि यदि हम योगा सीख रहे हैं, नेचुरोपैथी सीख रहे हैं, तो हमें उसके अंदर अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जाना पड़ेगा। अदरवाइज हम मार्केट में एक्सेप्ट नहीं होंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। अदरवाइज हम उसी तरह से बिल्कुल एवरेज रह जाएंगे, बिलो एवरेज रह जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, परफॉर्म और पेरिश वाली बात है, हम पेरिश हो जाएंगे। तो अपने आप को अपस्किल करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना, अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना, वर्कशॉप अटेंड करना, लोगों के साथ डिस्कस करना, क्लाइंट के साथ भी। यदि आप बहुत सारी चीजें तो आप जो है क्लाइंट से ही सीख सकते हो। जितने जितने पेशेंट आपके पास, जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट आते हैं, किसी का वजन कम करना है तो किसी को कुछ करना है, उस तरह से भी आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। अब वो जो क्लाइंट जो आ रहे हैं उसका आप कैसे मल्टीटास्किंग के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है। तो ये कुछ आंकड़े मैं देना चाहूंगा। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री अमेरिका में आप देख सकते हैं, $2700 मिलियन की एक ऐसी इंडस्ट्री है, जबरदस्त इंडस्ट्री है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात क्योंकि उनके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा अमेरिका के अंदर बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयों के प्रोडक्शन का लोड बहुत ज्यादा था। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो विदेशों से वो आयात करते थे। $2.4 बिलियन का था वो टोटल कॉस्ट, जिसकी वजह से उनके लॉस होता था। अब योग जैसी और नेचुरोपैथी जैसी जो सस्ती टेक्निक है उसको उन्होंने, अमेरिका ने क्यों अडॉप्ट किया? उनको पता था कि भाई इसके अंदर फायदा भी है, इकोनॉमिकली भी फायदा है, फाइनेंशियली भी फायदा है और हर तरह से हम लोगों को बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं।
तो ये है हमारे योग और नेचुरोपैथी की देन अमेरिका जैसी कंट्रीज को। स्वीडन के अंदर देखिए 1993 से योग को वहां अडॉप्ट किया गया और वहां के जो लोकल साइंटिस्ट थे उन्होंने उसका नाम दिया मेडी योगा, यानी उन्होंने थेरेपेटिक फॉर्म ऑफ योगा को एक्सेप्ट किया। और वो लोग बहुत प्रभावित हैं कुंडलिनी नाम के ट्रेडिशन से। मूवमेंट्स और योगा की एक्सरसाइज जितनी भी है वो कुंडलिनी के माध्यम से वो करते हैं, जिसको कि वो आगे लेके चले। कनाडा के अंदर देखिए प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं, ठीक है, वो अक्सर आपने देखा होगा चित्रों में वो मयूर आसन करते दिखाई देते हैं। और उनकी जो वाइफ है वो तो खुद ही योगा इंस्ट्रक्टर है, वो ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर है। और वहां पर जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनमें से 9% ऐसे डॉक्टर हैं, आंकड़े बताते हैं, कि जो प्रैक्टिस करते हैं। और 2015 से 5% 5.5% जो है इंक्रीज हुआ है वहां पर, जो लोगों को मेडिसिन के साथ साथ योग करने की सलाह भी दी जाती है। और भारत के अंदर आप देख ही रहे हैं कि हम क्योंकि सभी को वेलकम करते हैं, हम यहाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। तो मेक इन इंडिया के अंदर जो है, जो ये कैंपेन चला, वो ये आंकड़े बताती है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो इस समय पर 49,000 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका कि मार्केट शेयर 40%। अकेला यदि मैं मेक इन इंडिया में केवल वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसके अंदर, आयुष मंत्रालय का ही इसमें 12,000 करोड़ का टर्नओवर है। और ये आने वाले समय में मोर देन 80% जो है वो एंटरप्राइज को कंट्रोल करेगी मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से। चाहे लोग ट्रेनिंग करने आए, चाहे अपना ट्रीटमेंट कराने आए, हर प्रकार से होलिस्टिक ट्रीटमेंट की लालसा जो है लोगों को हमारे देश की तरफ खींचती है। तो ये जो मैं कुछ कंपैरिजन आपको करके दिखाना चाहूंगा आने वाले कुछ फाइल्स के अंदर, उसके बाद हम कंक्लूजन लेंगे। प्लीज गिव मी सम टाइम, जिससे कि मैं आपको कुछ एक कंपैरिजन वाली स्लाइड्स दिखा सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो है, कौन कौन सी एजेंसीज, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, वो हमारे इस सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। तो मोबाइल पे जो देख रहे हैं आपको शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन यदि कंप्यूटर पे आप देख रहे हैं तो आप देख पाएंगे। मैं इसको थोड़ा और साइज को बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए जैसे कि सबसे पहले हम इनको हम कंपेयर कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि किसमें क्या पॉजिटिव चीज है, क्या नेगेटिव है, क्या शॉर्टकमिंग है, ठीक है। अब ये कुछ कोर्सेज की यदि बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के कुछ योगा कोर्सेज हैं, जिसके अंदर की वो वोकेशनल और वोकेशनल कोर्सेज के नाम से इन कोर्सेज को वो लोग चला रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, इसको जरा हटा दूं। हाँ, तो इनका जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के एजुकेशन ट्रेनिंग के वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के कुछ कोर्सेज होते हैं। इसी तरह से इग्नो आपने देखा होगा, इग्नो के भी योगा कोर्सेज हैं, जिसको ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा के नाम से चलाते हैं। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, अभी जो मैंने बात की, BWSS, वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यदि मैं BWSS की बात करूं तो ये 3 प्रकार के कोर्स चलाते हैं। देखिए इनका है, एक है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिजनेस मैन प्रोड्यूस करने की इनकी जो है वो कोर्स की एक ऑब्जेक्टिव है। इसमें इनका नाम दिया है इन्होंने एस्थेटिक्स एंड सैलून मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ वोकेशनल इन ब्यूटी एंड वेलनेस, इसके अंदर योगा का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सोलॉजी, आयुर्वेदिक मसाज और ग्रीन स्किल्स और जेंडर सेंसिटिविटी, ये 2 स्किल ऐसे हैं जो कि कोर लाइफ स्किल्स हो गए, हमारे कोर स्किल्स। बाकी के जो स्किल हैं वो हमारे नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स हो गए। अगर मैं तीसरे कोर्स की बात करूं तो BSc इन एस्थेटिक्स एंड वेलनेस जो कोर्स चलाया जा रहा है, इसके अंदर ब्यूटी, हेयर, मेकअप, नेल्स, स्पा और एक योगा का बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट। ये जो योगा है ये सेमेस्टर 1 और 2 के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर भागवत गीता और किस तरह से किस श्लोक का क्या अर्थ है और कौन कौन से विभिन्न प्रकार के योग होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, इस तरह की चीजों के बारे में इसके अंदर काफी डिटेल में पतंजलि योग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो हमारे सॉफ्ट स्किल है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स हैं। उसके अलावा जो हमारे स्किल्स हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल स्किल्स, यानी कि जो साइड बाय साइड जिन स्किल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है वो है स्टॉक और इन्वेंट्री बनाना, पर्सनल ग्रूमिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्किल्स। तो आप ये देख सकते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि आपको योग ही कराना आना चाहिए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, किस तरह से एक टीम को लीड किया जाता है, इस तरह की स्किल्स की जानकारी भी होना बड़ा जरूरी है। और इन कोर्सेज की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ 3 महीने का सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, पर सेमेस्टर 3 महीने का, हर सेमेस्टर के अंदर जो है वो इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, यानी कि इंडस्ट्री के साथ एक MOU साइन किया गया जहां आप इंडस्ट्री में जाते हैं और वहां पर अपने स्किल्स को
बाकायदा आप जो है वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, आप क्लाइंट के साथ डील करते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, तो आपकी एक एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच वहाँ पे बनती है। तो ये जो 9 महीने का कुल 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में 9 महीने की जो अप्रेंटिसशिप है, जिसे कहते हैं इंटर्नशिप है, कई जगह तो पेड इंटर्नशिप भी है, वहाँ आपको पैसे भी मिलते हैं। वो अलग बात है, पॉइंट अलग, तो सेंटर टू सेंटर ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री की वो किसको पेमेंट करते हैं, किसको नहीं करते। तो इन्होंने अपने कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि आसनों में क्या आना चाहिए और किस तरह से किस किस लेवल के उनके कोर्सेज हैं। जैसे योगा इंस्ट्रक्टर लेवल 1 है, योगा इंस्ट्रक्टर नंबर 2 है, सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर है, इस तरह के BWSS में उन्होंने कोर्सेज बनाए हैं। अब इन्होंने जो मान्यता दे रखी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, GNDU भी है नॉर्थ के अंदर, यदि मैं बात करूं, जिनको इन्होंने एफिलिएशन दे रखी है, जहां पर की डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज BWSS के चलते हैं। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उनका एक NSQF लेवल है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड मिनिमम। तो लेवल 4 का मतलब है 12वीं के लेवल का, लेवल 5 का मतलब है ग्रेजुएशन लेवल का, 6 का मतलब है मास्टर्स। इस तरह से जो 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम 8 और 9 लेवल तक आप PhD लेवल तक जा सकते हैं। तो उसकी जो पैरिटी है, उसकी इक्विवेलेंस है, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, ताकि कल किसी तरह का कोई डिसएडवांटेज ना हो। जो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज करते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जा सके, ये ना कहा जाए कि भाई आपके पास तो ग्रेजुएशन नहीं है, BA नहीं है, BA की डिग्री नहीं है, तो उसको बराबर कर दिया, लेवल दे दिया, इक्विवेलेंसी पैरिटी बिठा दी गई है। तो ये बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो मेंशन क्लियरली नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि यदि आप इंग्लिश फ्लुएंटली जानते हैं तो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में देखिए फॉरेनर्स भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है आज की डेट में, तो कम से कम ये कह सकते हैं, जो सब लोगों को, हर कल्चर के लोगों को, हर कंट्री के लोगों को जोड़ती है। तो यदि आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश भाषा पे अच्छा कमांड है, तो आप एक ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, मेरा ये ऐसा मानना है, बट डोंट टेक इट अदरवाइज। हालांकि कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं हमारे चल रहे हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं नियोस का जो ये कोर्स है, इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों प्रकार की भाषा का ज्ञान दिया जाता है। और यहाँ पर जो है आयुष की जो कोर्स है, हमारा जो इग्नो का जो कोर्स है, उसके अंदर इंग्लिश के ऊपर एम्फेसिस है। तो आप ये देखिए कि एक जो कॉमन भाषा है वो इंग्लिश जरूर है इन सबके अंदर। ठीक है, संस्कृत भाषा भी बहुत बढ़िया भाषा है, और हम तो प्रमोट करेंगे इंग्लिश संस्कृत भाषा को, क्योंकि हम समझते हैं कि जिसको संस्कृत भाषा पे कमांड है वो योगी भी अच्छा बन सकता है, योगा टीचर बढ़िया बन सकता है। तो एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है ना, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो, ये 18 प्लस के बाद जो है वो कराता है नियोस। और इग्नो जो है उसके अंदर कोई एज बार नहीं है, मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए, और 8वीं पास जो है 18 प्लस होना चाहिए, कोई एज लिमिट नहीं है BWSS के कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर जो कुछ ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको देना चाहूंगा, जिसके अंदर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मैं लास्ट में कंपेयर कर देता हूँ केवल। यहाँ जहां अगर हम बात करें नियोस की, तो यहाँ पर जॉब रोल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ पर आपको ट्रेंड प्रोफेशनल बनाने पे अधिक जोर है, और किसी भी प्रकार की डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए, प्री क्वालिफिकेशन कुछ स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ पर आती है उसके डिटेल मैंने वेबसाइट पे नहीं देखे हैं, यदि आपको मिल जाए तो जरूर बताइएगा मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हालांकि बताते हैं बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्लेसमेंट सेल की कमी है, अपर एज लिमिट नहीं है, और क्रेडिट सिस्टम नहीं है। देखिए क्रेडिट सिस्टम में एक ये बड़ा बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने स्पीड से सीख सकते हैं चीज को। तो यदि आप साथ साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, तब भी आप जो है अपनी स्पीड पे, जैसे जैसे आप क्रेडिट क्लियर करते चले जाएंगे, ट्यूटोरियल के हैं, क्लासेस के हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के हैं, ओरल इसके हैं, असाइनमेंट्स के हैं, तो उसके हर एक के क्रेडिट आइडेंटिफाई अगर हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये नियोस का जो कोर्स है ये बहुत बढ़िया और भी बन सकता है, ये सुझाव है। अब ये जो जॉब रोल है इग्नो की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी किसी का जॉब रोल डिफाइंड नहीं, इसमें किसी प्रकार की पहले डिग्री चाहिए नहीं चाहिए ये भी नहीं है। अच्छा, प्लेसमेंट सेल यहाँ भी एक्टिव नहीं है। प्लेसमेंट सेल की यदि मैं बात करूं, प्लेसमेंट सेल का मतलब ये होता है कि कम से कम ये गाइडेंस देना कि भाई आप जो है यहाँ यहाँ इस सेक्टर के अंदर जा सकते हो, और बाहर की इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ जो भी क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके इंटरव्यू के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए इन्वाइट करना। इस तरह का जो एक इंटरफेस है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट संस्था के बीच में चाहिए, ये अभी भी थोड़ा सा मुझे लगा मिसिंग है। इसको भरने के लिए जरूर प्रयासरत हैं लोग, लेकिन आपको ये हो सकता है आप आने वाली पीढ़ी इसको करे। लेकिन जो सब सेक्टर है उनको बहुत अच्छे से BWSS में आइडेंटिफाई किया गया। जो थोड़ी सी लिमिटेशंस मुझे लगी वो ये लगी कि जो मास्टर ट्रेनर है, यानी कि जो BWSS के, वो संख्या में केवल फिलहाल 7 ही हैं, जबकि सेंटर बहुत अधिक है इनके।
इनकी दो कैटेगरी हैं, एक है मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, जो अभी तक बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन योगा बैकग्राउंड वाला कोई नहीं। यानी कि इसमें ज्यादातर जो लड़कियां ट्रेंड है वो नेल्स में, स्पा में और ब्यूटी में और टैटू मेकिंग, इस तरह की जो स्किल है ना, उनको सीखने में लड़कियां ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। योग में आने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है योग नेचुरोपैथी की तरफ। इसी तरह से मैंने देखा कि कोई लिस्ट उनकी मास्टर असेसर्स की और फील्ड असेसर की कोई टीम नहीं है। चौथा जो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इनके सबके हेडक्वार्टर, चाहे वो नियोस हो, चाहे वो हो अपना इग्नू, चाहे वो हो ब्यूटी एंड वेलनेस स्किल सेंटर, इनका सबका जो फोकस है वो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास। हेडक्वार्टर दिल्ली बनाना, कॉमनवेल्थ भी दिल्ली में होंगे, एशियन गेम्स भी दिल्ली में होंगे, ओलंपिक होंगे तो वो भी दिल्ली में होंगे, मतलब हर चीज दिल्ली में ही क्यों हो रही है, दिल्ली एनसीआर में क्यों हो रही है, ये बात मेरी समझ में नहीं है। तो आप भी विचार करिए कि इनके हेडक्वार्टर, इनके जो मतलब मेन जो कर्ता धर्ता है, जो मेन सूत्रधार हैं, वो केवल बड़ी सिटीज में ना हो के इनके जो सेंटर हैं वो कम से कम छोटी सिटीज में, सब सिटीज में तो हो, ताकि वो गांव तक इनकी जो है पहुंच हो, कम से कम जिला पंचायत लेवल तक तो पहुंच हो, वहां के बच्चों को तो पता लगे कि हाँ यहाँ पर इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है या यहाँ इनका हेडक्वार्टर है। तो उसकी थोड़ी सी कमी मुझे लगता है कि महसूस होती है। तो आगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इन सब पे नहीं जाऊंगा। अभी इंटरनेशनल योगा एसोसिएशन है हमारी, एक इंडियन योगा एसोसिएशन, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि सर्टिफिकेशन का काम करती है। तो आप एक चीज देखिएगा कि इनमें कोई भी संस्था ऐसी नहीं है कि जो योग को प्रमोट ना कर रही हो, नेचुरोपैथी को प्रमोट ना कर रही हो, आत्मनिर्भरता को, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट ना कर रही हो। सभी की सभी अपने अपने लेवल के ऊपर अलग अलग तरीके से, यदि ऐसी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, उनका काम है सेंटर्स की इंस्पेक्शन करना, उनको मान्यता देना, और वहां पर जो है लोगों को सर्टिफाई करना कि भाई आप योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हो, आपका सर्टिफिकेट 5 वर्ष के लिए मान्य है। आप योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर हैं और उसके लिए जो मिनिमम आपकी 4 वर्ष 400 घंटे की योगा कोर्स आपने किया हो, और उसकी मान्यता वो 3 वर्ष के लिए दे देते हैं। इसी तरह से योगा टीचर और इवेल्युएटर्स हैं। तो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, जो बाकी के जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, अदर देन योगा एंड योगा, मैं कहूंगा कि ये योग से आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना सिस्टमेटिक आपका प्रेजेंटेशन होगा, जितना बढ़िया आपका नेटवर्क होगा, जितना बढ़िया आपकी नेटवर्किंग होगी, जितना अच्छा आपका, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे इंडस्ट्री के माध्यम से हो, चाहे आयुष मंत्रालय के माध्यम से हो, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, जितना पेपर वर्क आपका अच्छा होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि देखिए आज की डेट में ना, अगर जरा भी आप गलती करते हैं तो उसके अंदर लैक्सिटी समझी जाती है। खासकर विदेशों में जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पर आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी काम हम, कोई भी चीज हम लिखें तो उसका कोई डबल मीनिंग ना निकले। तो ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये जो हार्ड वर्क है, मैं बधाई देता हूँ योग से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने ये टाइम टेबल, ये कोर्सेज या इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके इसको प्रमोट किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा सिस्टमेटिक काम है। और धरातल पर ये किस तरह से अब आने वाले 5-7 सालों के अंदर काम करेगा, उसको देखना है। तो मेरा एक निवेदन आपसे सभी से अंत में यही है, कंक्लूड करना चाहूंगा मैं, बहुत ज्यादा समय ले लिया शायद मैंने, कि केवल आप ये मत देखिए कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, उसके साथ जुड़े हुए जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग होती है कि हाँ मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, उस फीलिंग की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आने वाले समय में प्रोफेशनल बनने वाले हैं, कि प्लीज एथिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखिए। किसी की जेब काट कर, ठीक है, और किसी को परेशान करके, किसी को तंग करके, किसी को बेवकूफ बनाकर अगर आप कहें अरे आपको बीमारी, आप मरने वाले हैं, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, गलत ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करिए लोगों, समाज के लिए, समाज के साथ अन्याय मत कीजिए किसी के भी साथ, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका जो कर्म है योग में कहा गया वो आपके पास वापस जरूर आएगा। नंबर 2, प्लीज बी प्रोफेशनल, इथिकली प्रोफेशनल एज वेल एज बी प्रोफेशनल। कहने का मतलब ये कि अब एमेचरिज्म का जमाना नहीं रहा। ओलंपिक में भी सारे के सारे प्रोफेशनल खेलते हैं आजकल, एमेच्योर ओलंपिक भी नहीं रहे। तो आप जो भी अपनी करियर पाथ सिलेक्ट करते हैं कि मुझे योग में जाना है, अब मुझे थेरेपिस्ट बनना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले थेरेपी को समझिए कि थेरेपी है क्या, उसके बाद आप ये समझिए कि योगा थेरेपी फॉर डायबिटीज में जाना है, योगा थेरेपी फॉर मुझे वुमेन केयर में जाना है, या योगा थेरेपी फॉर कैंसर में जाना है, पैलेटिव केयर में जाना है, कहाँ जाना है, जहां भी जाना है आप उस प्रोफेशन के मास्टर होने चाहिए। लेकिन वहां पर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको बायोमेडिकल साइंटिस्ट ही बनना है, आपको डॉक्टर जितनी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारी दवाइयों के नाम पता होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। एज ए पतंजलि को अगर आप समझते हैं, इतना काफी है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि नॉलेज बहुत है आसपास, सारी की सारी नॉलेज हमने नहीं लेनी है, हमें ये देखना है कौन सी नॉलेज ऐसी है फिल्टर करके जो हमारे लिए जरूरी है एज ए योगा प्रोफेशनल। मेडिकल डॉक्टर को भी सब कुछ नहीं आता,
डॉक्टर भी तो कह देते हैं ना कि भाई ये देखिए, अगर आप योग सीखना चाहें तो मैं आदमी सही नहीं हूँ, आप किसी योगा प्रोफेशनल से मैं उस योगा प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। विदेशों में एक इंश्योरेंस कंपनियों ने करोड़ों का धंधा शुरू कर दिया है। आप देखिए किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है विदेशों में। वो लोग ये कहते हैं कि जिम ज्वाइन करने से पहले हम आपकी इंश्योरेंस करेंगे, और यदि आपको जिम करते योगा करते कोई चोट लग जाती है तो हम आपको इतने करोड़ का कंपनसेशन दिलवाएंगे। ये है लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो बाहर है। इंश्योरेंस कंपनियां भी इसमें आ गई। तो ग्रीन स्किल्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पर्यावरण का ध्यान रखते किस तरह से आगे बढ़ना है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछेंगे। यदि आप पूछना चाहें तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद सर, विक्रम सर। थैंक यू जी। बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा सर, काफ़ी नॉलेजेबल रहा, काफ़ी मार्गदर्शन मिला सर। और बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी जो हमारे श्रोतागण हैं और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वेबिनार से, वो सर की बताई हुई जो चीज़ें हैं, जो एक मार्गदर्शन है, उसके विषय में सोचें और उसको मतलब अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको उतारें। क्योंकि एक किताबी ज्ञान दूसरा होता है और एक व्यवहारिक ज्ञान दूसरी चीज़ है। तो सर ने जो चीज़ें बताई हैं, बड़ी ही एक कहा जाए एक ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिनको लेकर हम आगे अपने कहा जाए कि फ्यूचर एस्पेक्ट पर हम कार्य कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।